हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है बीएससी सेकंड ईयर की ये जो क्लास है, इसमें हमें पेपर थर्ड कंसीडर करना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से संबद्ध सभी जो डिग्री कॉलेजेज हैं जहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर के विद्यार्थी प्रवेश लिए हैं, और आज के इस दौर में कोरोना काल में जो है, जो कि संकट का एक दौर है, कॉलेजों के खुलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। सरकार बार बार बढ़ा रही है, समय बढ़ा रही है, छुट्टियां घोषित कर रही है। तो एक संकट बना हुआ है हम लोगों के सामने कि शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से सुचारू रूप से आगे चलाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब मजबूरी है कि हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लें और उसके माध्यम से पठन पाठन का कार्य जारी रखें। आपको पता है कि इस वर्ष तो आपका प्रमोशन हो गया बिना परीक्षा किए हुए, लेकिन अगले वर्ष ऐसा होगा ये संभव नहीं है। इसलिए पढ़ाई तो करनी है। अगर हम बिना पढ़े हुए और परीक्षा में प्रमोट कर दिए जाएं तो इससे मतलब तो यही हुआ कि पढ़ाई ना ही करें, क्योंकि कोई ज्ञान तो अर्जित किया नहीं आपने, बस केवल पास हो गया। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि सरकार भी मजबूर है, कॉलेजेस खोले नहीं जा सकते हैं, अभी परेशानियां हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम से कम मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरा पोर्शन है, जो अलॉट है मेरे लिए, उसमें हमारा कोर्स कंप्लीट हो। इसलिए अब आजकल जूम से और वेबएक्स जैसी टेक्निक से लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। कभी कभी इंटरनेट की समस्या अक्सर बन जाती है। जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे अभी ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं है, वाईफाई नहीं है, अभी 1-2 महीने लग जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में और मोबाइल का नेटवर्क इस पर लोड इतना ज़्यादा है कि नहीं हो पा रहा है संभव। ऐसी कंडीशन में हम अपने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके पहले उसको यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और फिर वहाँ से शेयरिंग आसान हो जाती है, तुरंत शेयर हो जाता है व्हाट्सएप पर। यूट्यूब पर जाने का केवल यही एक कारण है कि वहाँ पर से शेयरिंग आसान हो जाती है, नहीं तो इतने बड़े वीडियो व्हाट्सएप पर एक डायरेक्टली अपलोड भी नहीं हो सकते, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हमने एक चैनल बनाया है अपना, जेनेसिस बायो केयर के नाम से है। चैनल का नाम है जेनेसिस बायो केयर, यूट्यूब पर है। उसमें तमाम और पहले से भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से अब हम इस बीएससी के सिलेबस को भी कवर करने की सोच रहे हैं, इसलिए उसी क्रम में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर पेपर थर्ड बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो यहाँ पर बोर्ड पर मेंशन है, इसे आप देखेंगे। इसमें पेपर थर्ड में सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। आप जानते हैं कि जो मैमल्स हैं, एनिमल्स में हाईली इवॉल्व्ड कैटेगरी में आते हैं, फुल डेवलप्ड इनका स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। तो फिजियोलॉजी है क्या चीज़, इस सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, मैमल्स की खास करके इनकी शरीर रचना किस प्रकार की है, और उसके अनुसार शरीर को जीवित रखने के लिए जो क्रियाविधियाँ चल रही हैं जिसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, वो क्या है। फिजियोलॉजी क्यों जरूरी है, फिजियोलॉजी जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इन सब पर चर्चा इसमें हम करेंगे। एक जनरल आउटलाइन होगा ये, बिना इसको समझे हुए फिर आगे के सेगमेंट्स आप समझ भी नहीं सकते, इसलिए हम सबसे पहले इस सिलेबस को कवर करेंगे। ये पहला सेगमेंट इसका देखेंगे। इसके बाद इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 बनाए गए हैं। यूनिट 1 में फिजियोलॉजी आप सबसे पहले आप डाइजेशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और सर्कुलेशन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, न्यूरल ट्रांसमिशन एंड मसल्स, ये पढ़ेंगे आप। यूनिट नंबर 3 में फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम एंड थर्मो रेगुलेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो 4th सेगमेंट है, इट इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री नॉट केमिस्ट्री, व्हेन द केमिकल साइंस इज अप्लाइड इन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर जो सिलेबस में इंक्लूडेड है आपके, वो है जनरल केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। कहने को तो ये एक लाइन में लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा बहुत विशाल सब्जेक्ट है ये बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें हम आपको पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक कंप्लीट लर्निंग आप कर लें इसकी, ठीक है। इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसके लिए लिंक हमने फेसबुक के माध्यम से और भी जो जान पहचान के लोग थे उनके थ्रू हमने इसको शेयर किया है। अब
ये जो हमारा लेक्चर है, इट इज़ नॉट ओनली टू द स्टूडेंट्स ऑफ KSS PG कॉलेज अयोध्या, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उनके सभी के विद्यार्थियों के लिए है। जो भी चाहें लिंक के थ्रू इससे जुड़ सकते हैं, उनका स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से और अपने जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे जो टीचर्स, हमारे जो सहयोगी हैं विभाग के, उनको भी हमने ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि यथासंभव जो हो सके विद्यार्थियों को जोड़ा जाए इस पर, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए और हम स्टार्ट करते हैं आपका ये थर्ड पेपर। और इसमें सबसे पहले हम ये पहला सेगमेंट डिस्कशन करने चल रहे हैं, दैट इज़ द जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। राइट, हम इस पर चर्चा करने चल रहे हैं। बात हो रही है जनरल फिजियोलॉजी इन आउटलाइन विद स्पेशल रेफरेंस टू मैमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिजियोलॉजी, इसको आप हिंदी में कार्यकी कहते हैं। इन हिंदी इट इज आल्सो नोन एज कार्यकी। हमारे शरीर की कार्य प्रणाली, हमारा जो शरीर है, इट इज जस्ट लाइक अ मशीन, एक यंत्र की तरह है। और फिर यंत्र को चलाने के लिए, जैसे एक मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे आप पंखा चलाते हैं तो बिजली की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत है। ठीक है, मोटर चलाते हैं वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत है। मीन्स एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द मशीन। योर बॉडी इज ए मशीन। हमारा शरीर भी एक मशीन है, बस है कैसा, लिविंग है। इसमें लिविंग कैरेक्टर्स होते हैं। आपने इंटरमीडिएट में लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, वो चैप्टर था बीइंग अलाइव, व्हाट डज इट मीन। जिंदा रहने का क्या उद्देश्य है, क्या मतलब है। कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो इसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हैं। इसका एक बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होगा, पढ़ करके आए हैं, कोई लेमैन नहीं है, BSc सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको है। ठीक है, हमारा शरीर एक क्या है, एक मशीन की तरह से काम करता है, एक यंत्र है। और इसको रन करने के लिए क्या चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए। तो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वहाँ पर एनर्जी कौन सी चाहिए, पेट्रोल। आप ट्रक चलाते हैं, वहाँ पर एनर्जी किस चीज़ की है, डीजल। मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, कार चलाते हैं, पेट्रोल चाहिए आपको। पंखा चलाते हैं, AC चलाते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। एनर्जी के डिफरेंट रूप हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी। इट इज़ द केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ बायोमोलिक्यूल दैट इज नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यू नो। ठीक है, एनर्जी required in living system, required in the living system in living systems is in the form of a biomolecule which is ATP। ये जो बायोमोलिक्यूल है ATP, इसके बारे में आपने लोअर क्लास में अपने 6th 7th में भी पढ़ा होगा। ये बात और है कि आपकी पढ़ाई का स्टेटस किस तरीके का था, आपको याद है कि नहीं याद है, ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, इंटरमीडिएट में पढ़ा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल इज नॉट न्यू टू यू, कोई नया नहीं है आपके लिए, या इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह जो मॉलिक्यूल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इट इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हमारे शरीर का निर्माण, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है। तो हमारी बॉडी का जो अल्टीमेट स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, जो सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, दैट इज नोन एज अ सेल। एक कोशिका है, एक सेल है हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है, सेल। ठीक है, आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ा है,
the defining property of a living organism is that the metabolism. एक टर्म है मेटाबॉलिज्म. इट वॉज गिवन बाय स्वान. द टर्म मेटाबॉलिज्म वॉज गिवन क्वाइंड बाय स्वान. ये जो मेटाबॉलिज्म, जिसको कि हिंदी में हम उपापचय कहते हैं, ये है क्या? ये मतलब कहने का ये हुआ कि ये जो सेगमेंट हम डिस्कस आपसे कर रहे हैं जनरल फिजियोलॉजी का, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट which kind of structure forms our body, which is the smallest unit of the body, it is the cell. And you also know that the most important and defining property of the living organism is the metabolism. So without giving a brief lecture on metabolism, you cannot understand what is the physiology. हमारे शरीर की कार्यकी क्या है, इसको बिना मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा समझ लिए आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले हम इस टर्म पे आते हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो कौन है? दैट इज द मेटाबॉलिज्म. Metabolism. A term given by Swan. The term metabolism was given by Swan, is the collection of all the biochemical reactions in the body of living organisms, How can the metabolism be defined? The metabolism, that is also known as upapachay in Hindi, it is the collection of all the biochemical reactions that occur in our body. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इन सभी का योग, सब मिला करके ओवरऑल क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म. राइट, इसी को उपापचय कहते हैं. अब हम कहते हैं कि साहब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? यू हैव सीन द केमिकल रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब आल्सो इन योर लेबोरेटरी. यस और नो? पढ़ा है? केमिकल रिएक्शंस लेबोरेटरी में होते हैं, टेस्ट ट्यूब में किया होगा, ग्रुप टेस्टिंग की होगी, वो कहलाते हैं रिएक्शंस. लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके नाम के पहले हम बायो लगा देते हैं. यानी कि अब ये कौन से रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस. व्हाट आर द बायोकेमिकल रिएक्शंस? Biochemical reactions, what are these? These are the chemical reactions in the body of the living organism. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है. और इन सभी का कलेक्शन, सम टोटल, यू कैन डिफाइन राइटिंग द टर्म सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायोकेमिकल, इज द नोन एज द मेटाबॉलिज्म. तो सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस का कलेक्शन. अब क्वेश्चन ये है, where metabolism takes place, where metabolism takes place
ये एक क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। तो आप कह सकते हैं साहब अभी आप ही ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में होता है। तो शरीर बहुत बड़ा है, नाखून में होता है, उंगली में होता है, पैर के अंगूठे में होता है, सीने में होता है, खोपड़ी में होता है, कहाँ होता है? वेयर दिस अकर्स? व्हाट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म? You know that the metabolism takes place inside your very fundamental unit of life that is known as cell. आपके शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है जिसको हम क्या नाम देते हैं, that is known as cell. ये जो सेल है इसी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है. व्हाट इज द साइट? तो यू नो दैट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल unit of life, and it is no doubt it is the cell. The fundamental unit of life, that is the cell. इसीलिए इसको हमने फंडामेंटल यूनिट कहा है. आपके शरीर को जिंदा रखने के लिए जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं वो सब एक सेल के अंदर हो रही हैं, और जो सेल के अंदर हो रही हैं वो आपके संपूर्ण शरीर के अंदर हो रही हैं. इसलिए क्योंकि आपका संपूर्ण शरीर किससे बना हुआ है? आपका संपूर्ण शरीर इन्हीं कोशिकाओं से बना हुआ है. तो दीज सेल्स आर द सेंटर फॉर मेटाबॉलिज्म. एक सेल. अब आइए और हम एक सेल को समझते हैं कि एक सेल में क्या सिस्टम होता है. तो जब कभी भी हम सेल को डिफाइन करते हैं, अ कंप्लीट सेल इज दैट. अगर कहें साहब कंप्लीट सेल क्या है, तो एक कंप्लीट सेल में दो स्ट्रक्चर होते हैं. एक तो इसकी बाउंड्री होती है. बाउंड्री, इसकी जो बाउंड्री है इसको हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, द बाउंड्री इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द प्रोटोप्लाज्म. इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल इज नथिंग बट इट इज ए चैम्बर. यह एक कंटेनर है, यह एक बर्तन है जिसकी जो बाउंड्री है उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहा जाता है. सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा लेमा कहते हैं. और यह प्लाज्मा लेमा जिस मटेरियल को सराउंड करती है चारों तरफ से, दैट मटेरियल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. अब एक नया टर्म आपको मिल गया, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. हालांकि पढ़ा तो आपने सब कुछ है, लेकिन हो सकता है याद ना हो, या फिर इतने सिस्टमेटिक ढंग से आप समझा ना पाए. तो जब हमने मेटाबॉलिज्म की बात कर लिया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिंदा रहना तभी संभव है जब उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा. तो क्वेश्चन ये है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मैंने आपको बता दिया. क्वेश्चन ये है मेटाबॉलिज्म होगा कहाँ, ये भी हमने आपको बता दिया कि ये सेल के अंदर हो रहा है. क्वेश्चन ये है सेल क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सेल एक क्या है, इट इज ए कंटेनर. इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जिस प्रकार से एक मकान ईंटों से मिलकर बना हुआ है और ईंट उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, in the same manner our body is made up of these fundamental units known as cell. तो what is the cell? बोल रहे हैं साहब सेल क्या है? सेल, it is having a boundary. The boundary is the biological membrane that surrounds the protoplasm. right? ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती है? झिल्लियां तो कई प्रकार की होती है. झिल्ली कपड़े की भी होती है, झिल्ली कॉपर सल्फेट की बनाते हैं केमिस्ट्री में. फिर हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो झिल्ली है, जो मेम्ब्रेन है, इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, इसका मतलब क्या है? तो हम कहेंगे साहब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो है जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी है. और इसके बारे में भी जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो फिर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन का, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर निकोलसन का, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. तो आपने उसका केमिकल कॉम्पोजिशन दोनों मॉडल में जो कॉमन था वो था फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन. तो कोई भी मेम्ब्रेन, किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन जिसका निर्माण फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के द्वारा होता है, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कहते हैं. और यह मेम्ब्रेन जिस स्ट्रक्चर में है उसे सेल कहते हैं. तो यहां पर जो यह बाउंड्री है, सेल मेम्ब्रेन, जो बाउंड्री है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है. यह जो बाउंड्री है वो क्या है?
This structure you can see here, this one is the biological membrane. Biological membrane. This one. Of what it is made? It is made up of protein and phospholipid molecule. प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से मिल करके ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी है. एंड द स्ट्रक्चर इनसाइड दिस वन, दिस स्ट्रक्चर which is surrounded by the biological membrane, now it is known as the protoplasm. This structure is known as प्रोटोप्लाज्म. और इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें हैं. क्या क्या चीजें हैं? एक तो वाटर है प्लस सस्पेंडेड बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स. ये हैं वाटर प्लस सस्पेंडेड बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स. ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं. हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था. पढ़ा होगा सेल में. अकॉर्डिंग टू हक्सले, द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चर विदाउट विच यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट लाइफ. जीवन की कल्पना नहीं कर सकते बिना प्रोटोप्लाज्म के. एंड इट इज फिल्ड इनसाइड द सेल. दिस प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स वाटर दैट इज मोर देन 90%. पानी कितना है? 90% से ज्यादा इसमें वाटर है. पानी में घुलनशील जो पदार्थ हैं वो कौन है? वो बायोमोलिक्यूल्स हैं. और इन्हीं में सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं. क्वेश्चन ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं क्या उनमें सेल ऑर्गेनेल होते हैं? आंसर है नहीं. वहां पर प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेल होता है. तो जब आप प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करेंगे तो आप ये कहेंगे कि बैक्टीरिया के केस में या अन्य प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल नहीं है, लेकिन पानी है और सस्पेंडेड बायोमोलिक्यूल्स हैं और ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं. जब हम आपको यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक केस में प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे मोर देन 90% वाटर विद इट्स सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स एंड द सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. तो इसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. अब प्रोटोप्लाज्म में चूंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है तो ऐसी कंडीशन में प्रोटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म कहते हैं. यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे और बाहर जो मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. तो यहां पर प्रोटोप्लाज्म इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. इन दोनों से मिलकर बनता है. यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में यहां अगर हम देखें तो बायोमोलिक्यूल है वाटर प्लस बायोमोलिक्यूल्स. न्यूक्लियस होता ही नहीं है लेकिन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यहां पर है लेकिन इस स्ट्रक्चर में यहां पर एक न्यूक्लियस भी है. तो अगर न्यूक्लियस है तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटोप्लाज्म. और इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा? इन दोनों से मिलकर बनेगा प्रोटोप्लाज्म. ये है. और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है. ये इस तरह से कुछ सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. राइट. तो इस प्रकार से जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें ये सिस्टम है और प्रोकैरियोटिक सेल में ये. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. हम आपको ये बता रहे हैं कि सेल का मतलब क्या है. तो सेल का मतलब ये हो गया कि द प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म? It is the suspension of biomolecules in water along with the cell organelles, and when it is surrounded by the biological membrane, the structure is known as cell. तब ऐसे स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं. यहां तक की बात समझ में आ गई होगी. हमने सवाल किया कि साहब मेटाबॉलिज्म कहां होता है? इसका उत्तर है सेल. सेल क्या है? तो सेल के बारे में भी बता दिया. ये जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही स्पेसिफिक है इसके फंक्शन में. अगर आप जिंदा हैं आज, अगर आपका शरीर बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन. यस,
ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। दिस मेंटेन्स द प्राइवेसी इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर गोपनीयता बनाए रखती है। और यहां पर प्रोटोप्लाज्म में जो डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित कंसंट्रेशन बनाए रखती है। कोई भी बायोमोलिक्यूल जितना रिक्वायर्ड होता है उससे ज्यादा या उससे कम सेल में नहीं होता। अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल की जरूरत पड़ती है और सेल के अंदर नहीं है तो इट हैज टू बी इंपोर्टेड, इसको बाहर से लाना है। बाहर क्या है? इस कोशिका के बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम भी यहां पर आपको बताते हैं कि ईसीएफ और आईसीएफ ये दोनों चीजें क्या है। क्योंकि हमारी जो सेल है इसका दो एटमॉस्फेयर होता है। एक सेल के अंदर का होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल एटमॉस्फेयर ऑफ द सेल, और एक इसके बाहर का होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर ऑफ द सेल, राइट। तो यू कैन सी हियर यहां पे अगर हम देखें तो ये जो सेल के अंदर का एटमॉस्फेयर जिसको आप साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, दरअसल में इसके लिए एक टर्म और यूज करते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहते हैं इसको। दिस वन इज नोन एज द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ICF। दिस आल्सो नोन एज ICF। इट इज आल्सो नोन एज द इंटरनल एटमॉस्फेयर ऑफ द सेल, इंटरनल एटमॉस्फेयर of the cell, this one, and this outer atmosphere here outside the cell, ये कोई पड़ोसी सेल हो सकती है, टिश्यू हो सकता है, कुछ भी हो, एवरीथिंग आउटसाइड द सेल, इट इज कंसीडर्ड एज ECF। एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर होता है ये, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर ऑफ द सेल, external atmosphere of the cell, it is also known as extra cellular fluid, this structure, in short it is also written as ECF, right। This one is the extracellular fluid, the structure which is filled outside the cell is known as ECF। हमने अभी आपको बताया कि इस सेल के अंदर, यहां पर इस सेल के अंदर किसी भी बायोमोलिक्यूल का एक निश्चित अमाउंट होता है, उसका एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, एक निश्चित कंसंट्रेशन होता है किसी भी बायोमोलिक्यूल, लेट इट बी द ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इस प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स, कार्बो और प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्ट्स जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, ये सब एक निश्चित मात्रा में हमारी सेल के अंदर होते हैं। ध्यान रहे कि सेल इस मामले में बहुत सेल्फिश होती है। अपनी बॉडी के अंदर, अपने अंदर मींस साइटोप्लाज्म के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है ये उसको रेगुलेट करती है, मेंटेन रखती है। कोई भी बायोमोलिक्यूल बिना इजाजत अंदर नहीं आ सकता, बिना इजाजत बाहर नहीं जा सकता। And this is only for the purpose to keep the concentration of a specific biomolecule under control। इसलिए हम बोलते हैं कि there is well disciplined atmosphere inside the cell। पत्ता नहीं हिलने पाता, परिंदा पर नहीं पार पाता साहब, परिंदा पर नहीं मार पाता सेल के अंदर, क्योंकि यहां पर पहरेदार कौन है? जो पहरेदार है वो आपकी सेल बाउंड्री है, जो कि एक सेल मेम्ब्रेन है, राइट। यह एक सेल मेम्ब्रेन है। इसलिए इस पर्पज के लिए जो सेल की में से कोई भी बायोमोलिक्यूल अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। व्हाट? मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट चैप्टर होगा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक को हमें समझना है कि कोई भी बायोमॉलिक्यूल किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड, कैसे जाएगा। तो यहां पर अगर हमारी सेल इस ट्रांसपोर्ट को परमिट करती है तो हम इसे, उस मेम्ब्रेन की इस क्वालिटी को परमेबिलिटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन to transport the biomolecules is known as, हम इसे permeability बोलते हैं, it is known as the cell permeability। ये है, इसे हम हिंदी में पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पारगम्यता, परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कहते हैं इसको, पारगम्यता कहते हैं। और कोई भी सेल परमिएबल है तो ये, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी परमिएबिलिटी दो तरह की होती है, यानी कि मेम्ब्रेन की क्वालिटी परमिएबिलिटी के रिस्पेक्ट में दो तरह की होती है। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन दोनों तरह बिहेव करती है। एक ही मेम्ब्रेन दो तरह से बिहेव करेगी। परमिएबिलिटी दो तरह की है सेल की, इट इज ऑफ टू टाइप, वन दैट इज सेमी परमिएबल नेचर और दूसरा है सेलेक्टिव परमिएबल नेचर। तो इस तरह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी दो तरह की है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल में यह कहा गया है कि जैसे मान लो कि यह सेल का एक पोर है, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, यहां पर एक पोर है और कोई भी बायोमॉलिक्यूल जिसकी साइज ऐसी है और एक बायोमॉलिक्यूल जिसकी साइज ये है, तो ये लार्ज है और ये स्मॉल है। तो इस मॉलिक्यूल के लिए ये परमिएबल है, ये तो अंदर आएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकता। जो लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, जो बड़ी साइज का है, इसकी परमिएबिलिटी अलाउड नहीं है, ये अंदर नहीं जा सकता, इट इज नॉट परमिटेड टू एंटर। और जो दूसरा बायोमॉलिक्यूल है जिसकी साइज बहुत छोटी है, इतनी छोटी साइज का बायोमॉलिक्यूल, ये हमारी सेल के अंदर आ सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं। इस तरह से, इस नेचर के हिसाब से हमारी सेल मेम्ब्रेन जो सेमी परमिएबल है, इस नेचर के हिसाब से केवल वो बायोमॉलिक्यूल अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे जिनकी साइज मेम्ब्रेन पोर की साइज से छोटी है। ठीक है, इस मामले में हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है केवल रुकावट बायोमॉलिक्यूल के साइज के आधार पर करती है, एंड सच नेचर ऑफ परमिएबिलिटी इज नोन एज सेमी परमिएबिलिटी। और ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब वो कौन से बायोमॉलिक्यूल है जो अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, जिनका सिंपल डिफ्यूजन पॉसिबल है, पानी जैसे है, और भी तमाम बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनकी परमिएबिलिटी के बारे में हायर क्लास में आप पढ़ेंगे या आगे इसी सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू द सेल एज ए कंप्लीट यूनिट। यहाँ पर एक कंप्लीट यूनिट के रूप में सेल को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा है कि एक जनरल आउटलाइन है ऑफ फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी तक पहुँचने के लिए हमको ये बताना है कि फिजियोलॉजी के जो आवश्यक कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन हैं। तो हम सेल को आइसोलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम सेल को थोड़ा सा कंसीडर करके ही आगे चलेंगे। तो इसीलिए हमने आपको बताया कि जो सेल की परमिएबिलिटी है ये दो तरह की है। एक इसका सेमी परमिएबल नेचर है जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर साइज आर इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, एंड इन द सेकंड फॉर्म जब हम सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी बायोमॉलिक्यूल का जो साइज होता है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, गौड़ हो जाती है। मीन्स इफ एनी बायोमॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी
इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। अगर किसी भी बायोमॉलिक्यूल की हमें ज़रूरत है कि हम उसको सेल के अंदर लाएं या फिर उसको सेल से भगाएं, तो फिर उसकी साइज चाहे जैसी हो, ये काम होगा। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस एज पर नीड ऑफ द सेल। नॉट साइज। बायोमॉलिक्यूल की साइज के अनुसार ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, कोशिका की नीड के हिसाब से होगा कि विच बायोमॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड मोस्ट इनसाइड द सेल। इफ इट इज रिक्वायर्ड, लेट द साइज बी एनी, इट इज बीइंग एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड। अगर किसी भी बायोमॉलिक्यूल को बाहर जाना या उसका सेल के अंदर आना जरूरी है, तो यह काम होगा। कैसे होगा? चाहे जितनी हो साइज उसकी, फिर हम स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व करते हैं, एक विशेष प्रकार की विधि अपनाते हैं। सेल के इस स्पेशल मैकेनिज्म को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। आपने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में सारी चीज़ें, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ा है, तो हम यहाँ पर उतना डिटेल नहीं बता रहे हैं आपको। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, वो सभी प्रकार के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है। फिर आ गए हम एनर्जी पर, और यह एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल सप्लाई करता है। आपकी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दैट रिक्वायर्स द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एज मेटाबॉलिक एनर्जी। नॉट ओनली दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट सर्टेन अदर प्रोसेस, जस्ट लाइक वी आर मूविंग हियर एंड देयर। हमारे हाथ चल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहां पर खड़े हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, यहां पर भी एटीपी खर्च हो रहा है। इवन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर in the stage of complete rest and sleeping, deep sleeping, some emergency actions of your body are always on। उनका स्विच ऑन रहता है रात में सोते समय भी, और उस समय भी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आप समझे हम तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, उस समय एनर्जी नहीं चाहिए, उस समय भी एटीपी चाहिए, लेकिन आपकी एक्टिविटी के अनुसार एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। व्हेन यू आर डीप स्लीपिंग, आप बहुत आराम से सो रहे हैं, गहरी निद्रा में हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, बट इट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लाइफ एक्टिविटीज। बिकॉज व्हेन यू आर स्लीपिंग यू हैव नॉट स्टॉप्ड योर ब्रीदिंग। सांस लेना बंद किए हैं क्या? जी नहीं। सांस लेना बंद होने का मतलब क्या हुआ? डेथ। व्हेन यू आर स्लीपिंग यू आर ड्रीमिंग, आप सपने देख रहे हैं, उस समय भी मेटाबॉलिक एनर्जी की जरूरत है, बिकॉज योर ब्रेन इज वर्किंग, योर ब्रेन इज नेवर स्लीपिंग। आपके ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट है वो सो रहा है, लेकिन जो इमरजेंसी एक्शन के लिए जिम्मेदार है वो क्या है? वो काम कर रहा है। चैतन्यता आपकी नहीं होती। योर हार्ट इज वर्किंग फॉर यू, इट इज कंटिन्यूअसली बीटिंग विद द सेम रेट, 72 पर मिनट, 75 पर मिनट, बिकॉज द वॉल्स ऑफ हार्ट मेक अप ऑफ मसल्स एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल नीड एनर्जी, देन एटीपी रिक्वायर्ड। कहां जाएंगे भागकर? हर समय एनर्जी चाहिए, सोते जागते, सोते समय कम, जागते समय ज्यादा, दौड़ते समय और ज्यादा। तो इस प्रकार से जो एटीपी का रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी के अंदर है, चूंकि हम मैमल की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, मैमल की ही तो पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि मैमल्स वार्म ब्लड एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं ये वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं। शरीर गर्म होता है, लोहे को गर्म करके और हवा में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा। क्यों? हीट लॉस हो रहा है। आपकी बॉडी से भी हीट लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ये ओपन सिस्टम है। योर बॉडी इज थर्मोडायनेमिकली ओपन सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में कितने प्रकार के सिस्टम पढ़ाए गए हैं आपको? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में। ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड क्लोज्ड सिस्टम। योर बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, जहां पर हीट एनर्जी और मास इन दोनों का एक्सचेंज सिस्टम से होता है। आपके शरीर में आप खाना ना खाइए, आपका वजन घट जाएगा, वेट घटेगा ना, खाना ना खाइए वेट घटेगा। आपका शरीर गर्म है, इन्वायरमेंट का 12 डिग्री है, आपके शरीर का 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, देन हीट लॉस हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यू आर एक्सचेंजिंग हीट फ्रॉम योर बॉडी टू द इन्वायरमेंट। इस समय हीट लॉस हो रहा है, सर्दी के दिनों में हीट लॉस हो रहा है,
और आपको मालूम है कि अगर हीट लॉस इसी प्रकार से अलाउ किया जाए तो शरीर ठंडा हो जाएगा। आपका शरीर है कि ठंडा होता है? नहीं है साहब। आपका शरीर ठंडा होता है? नो। वाई? क्योंकि हम हीट लॉस को रोक नहीं सकते, लेकिन जितना हीट लॉस होता है उसको कंपनसेट करते हैं। द टोटल हीट लॉस फ्रॉम योर बॉडी सरफेस इज कंपनसेटेड बाय जनरेटिंग हीट। आपकी बॉडी में हीट जनरेट होता है, कौन करता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। You are moving like this. Now this requires what? This requires adenosine triphosphate. I am not moving again. अब हम क्या है? अब एक्टिव नहीं है तो एटीपी कम हो जाएगा। लेकिन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए, हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एटीपी खर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम हीट लॉस कर रहे हैं। वातावरण ठंडा है, हम गर्म हैं, तो हीट का रेडिएशन हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। और एक ऐसा समय आएगा जब हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा। सांप हैं, हम छिपकली हैं, शरीर ठंडा हो जाएगा है? अरे कभी ठंडा नहीं होगा, हमेशा गर्म रहेगा। कितना रहेगा? 37। क्यों? क्योंकि थर्मो कंट्रोलिंग डिवाइस हमारी बॉडी के अंदर होता है, टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, वहां पर भी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होता है। मींस कहीं ना कहीं घूम घुमाकर हमारे शरीर के अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कितना यूज है? 2 यूज है। एक, शरीर की गतिविधियों में, रनिंग, स्विमिंग, जंपिंग, डूइंग मैकेनिकल वर्क, यू नीड एनर्जी। Every kind of active transport needs energy in the form of ATP in your body. Even ATP is also used in the synthesis of certain kind of biomolecules. ढेर सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनके निर्माण के लिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए आपको। ढेर सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी सिंथेसिस के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि इफ दिस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज रिक्वायर्ड इन सच ग्रेटर क्वांटिटी, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो साहब पैसा अगर खर्च हो रहा है घर में तो कमाई करने वाला भी एक्टिव होना चाहिए। पैसा रोज खर्च हो रहा, कमा बिल्कुल नहीं रहे, बैंक खाली हो जाएगा। तो आपका कहीं एटीपी का बजट बिगड़ ना जाए। एटीपी बजट, जैसे पैसे का बजट घर में होता है, क्योंकि आपके शरीर में एटीपी का लगातार कंजम्पशन हो रहा है, यूज हो रहा है, तो फिर लगातार निर्माण भी होना चाहिए, नहीं तो आप डेफिसिट में चले जाएंगे, घाटा हो जाएगा, आपका हीट बजट गड़बड़ हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर घटने लगेगा, हाइपोथर्मिया में चले जाएंगे आप और जान चली जाएगी। इसलिए इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है कि हम मैकेनिकल वर्क भी करेंगे और बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और इस काम के लिए एटीपी जनरेट करेंगे। आपका यह जो मेटाबॉलिज्म है इसी काम के लिए डिवोटेड है। किस काम के लिए? टू जनरेट द एटीपी। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण के लिए समर्पित है। कौन? आपका मेटाबॉलिज्म, राइट। और ये मेटाबॉलिज्म हो कहाँ रहा है? एक सेल के अंदर हो रहा है। तो इस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जनरेट करने के लिए जितने भी प्रकार के वर्क आपके शरीर में हो रहे हैं उन सभी को बॉडी फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बॉडी फिजियोलॉजी। आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गई होगी कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर, हमारा हृदय क्यों धड़क रहा है? किसी दूसरे के लिए? जी नहीं। हमारा हार्ट हमारे लिए धड़क रहा है, हमारा ब्रेन हमारे लिए वर्क कर रहा है, हमारा लंग हमारे लिए ब्रीथ करा रहा है, हमारे शरीर के अंदर खून का दौड़ा हमारे लिए हो रहा है, हम भोजन अपने लिए करते हैं। एवरीथिंग फॉर अस टू सपोर्ट द लाइफ, टू मेंटेन द बजट ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन आवर बॉडी। तो कुल मिला के आपके दिमाग में एक सेंट्रल आइडिया फीड अप हो जानी चाहिए। वो क्या है कि जब भी फिजियोलॉजी की बात आएगी तो हम यही बात करेंगे कि हमको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट पैदा करने के लिए जितने भी कार्य करने हैं वो सब होंगे। अब ये तो हो गया एनर्जी का एस्पेक्ट कि फिजियोलॉजी में हम एनर्जी का एस्पेक्ट लेकर के चल रहे हैं। तो इस एटीपी को पैदा करने के लिए जो गतिविधियां होंगी उनमें से एक डाइजेशन है, उनमें से एक रेस्पिरेशन है और सप्लाई डिपार्टमेंट है जिसका काम करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। आज के हमारे इस लेक्चर में अभी जनरल फिजियोलॉजी खत्म नहीं हुआ है, इस सेगमेंट में यानी जनरल फिजियोलॉजी में हम अपना दूसरा लेक्चर लेंगे। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बनाने की आगे की कहानी आपको समझाएंगे। मेटाबॉलिज्म का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या संबंध होता है, हम आपको उस चौराहे पर खड़ा कर देंगे जहां आप इस क्वेश्चन को पूछने के लिए अपने आप चैतन्य हो जाएंगे कि साहब ये सब कुछ होगा कैसे। तो हम आपको बताएंगे कि ये सब आपकी फिजियोलॉजी से होगा। लेकिन उस चौराहे तक पहुंचने के लिए अभी हमको एक लेक्चर और लेना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर बहुत ही मज़ा आया होगा, दमदार लेक्चर आया होगा, आपको समझ में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप में से जो विद्यार्थी अभी हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर पहुंचे नहीं, क्योंकि सबसे पहले लेक्चर यूट्यूब पर जाएगा, उसके बाद आपके ग्रुप में आएगा, क्योंकि शेयरिंग वहीं से पॉसिबल है। इसलिए आप यूट्यूब पर आइए, जेनेसिस बायोकेयर चैनल का नाम है, एंड सब्सक्राइब इट इमीडिएटली।
और आपको अगर इससे फ़ायदा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पुश करें और हमें फेमस करें ताकि आप जैसे ढेर सारे विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। हम आपको पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको एक एक फैक्ट बताएंगे। किताब आप पढ़ेंगे तो बोर होंगे, बहुत छोटी सी बात निकल कर 10 पन्ने में आती है, आप समझ नहीं पाते उसको। हम यहाँ पर आपको निचोड़ बताएंगे उसका, आपको मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट होगा। तमाम लोग जो ग्रुप को लीव कर रहे हैं उनसे कहो कि रहें, नहीं जो लफंगे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है वो जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको पढ़ना है, जो डिवोटेड स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे। जिनको खाली प्रमोट होना है, डिग्री हाथ में लेकर मार्केट में टहलना है, टहलो, कौन पूछने वाला आपको। सब्जी की तरह से हैं, जिस सब्जी का रेट बढ़िया, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी उसको पूछा जाएगा। आपकी भी यही हालत होने वाली है। अब इस तरह नहीं चलेगा, आप डिग्री लेकर चलेंगे। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया, रोजगार परक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपके लिए 4 पैसे का जुगाड़ करे। तो इसलिए आपको पढ़ाई इस उद्देश्य से नहीं करनी कि हमको डिग्री लेकर हाथ में टहलना है, बल्कि वेल स्किल्ड होना है। तो चलिए अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इसी के आगे, और हम आपको बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म को पैदा करने की जो डिवाइस हमारी बॉडी में है वो क्या है। राइट, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।